मोहम्मद सहानी। तो मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों, लिटरेचर सेक्शन कंप्लीट हो गया, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो गया, अब आ गई है रीडिंग सेक्शन की बारी। अब हम पढ़ेंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, और इसमें पढ़ना नहीं है, इसकी ट्रिक्स मैं आज आपको बताऊंगी और 2 क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। और अगर आप उस तरीके से अपने एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो क्वेश्चन किसी भी टॉपिक से आ जाए, आंसर तुम स्मूथ लाइक बटर लिखने वाले हो। ऐसी मैं आपको प्रैक्टिकल टिप्स आज बताने वाली हूं गाइस। एक चीज सुन लो प्लीज, मेरी बात बहुत ध्यान से मेरे प्यारे प्यारे भाई बहनों। देखो गाइस, आप लोगों को अब की बार जो आपका अनसीन पैसेज है उसमें जो आंसर लिखना होगा कोई भी, उसमें आप जो अनसीन पैसेजेस के वर्ड है उन्हें डायरेक्टली 1 to 1 कॉपी करके नहीं लिख सकते हो, आपको खुद से सोच के थोड़ा बहुत ऐड करना होगा। पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके लिखोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो इसलिए मैं आपको वो भी चिंता आपकी हल हो जाएगी। अगर आपको लग रहा है मैं कैसे भैया ऊपर का कॉपी पेस्ट करके नहीं लिखना, खुद से लिखना है, तो वो भी आपकी चिंता खत्म हो जाएगी। बस सुन लो मेरी बात को, और जिस तरीके से मैं पैराग्राफ सॉल्व करवाऊंगी, अनसीन पैसेज सॉल्व कराऊंगी, देखते रहना। सबसे पहली चीज जो आपको करनी है, जब भी आपके सामने आपका क्वेश्चन पेपर होगा और आपके पास आएगा सामने अनसीन पैसेज, वैसे भी गाइस सबसे पहली चीज ये, आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलेगा। तो जो वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम है उसमें आप लोग जो है ना अपना पहला एक ओवरव्यू ले लेना क्वेश्चन पेपर का, ठीक है, और फिर सीधा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे आ जाना। उस 15 मिनट में आपको रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को ऐसे पढ़ लेना है और आंसर्स दिमाग में बिठा लेने कि भाई जैसे ही पेन जो है आपको अलाउ होगा कि नाउ यू कैन टेक योर पेन एंड यू कैन फिल योर आंसर शीट, तो तब तक सारे आंसर मेरे भाई बहनों के दिमाग में होंगे। और ऐसा होगा जब तुम इस तरीके से अपने पैसेज को सॉल्व करोगे कि वो 15 मिनट के अंदर ही तुम पूरा पैसेज सॉल्व कर चुके होगे। पेन उठाते ही बस सबसे पहले सेक्शन ए करके उसे सॉल्व कर रहे होगे। अगर आप ऐसे चलोगे तो करना क्या है आपको, आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली। प्रैक्टिकल इसलिए कह रही हूं क्योंकि ऐसा नहीं है कि गाइस अब की बार आप लोग सोचोगे इसके वाले का आंसर यहां मिल जाएगा, इस वाले का आंसर यहां मिल जाएगा। नहीं, आपको पूरे पैसेज को समझना पड़ेगा, पैसेज में बात क्या चल रही है, तभी आप खुद से आंसर बना के लिख पाओगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू, जैसे ही आपके सामने पैसेज आएगा, मैं भी पहले कहती थी कि आप क्वेश्चन देख लो, सारे के सारे क्वेश्चन देखना चाहो देख सकते हो, क्वेश्चन देख लेना, या चाहे क्वेश्चन से भी देखने से पहले फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज टू यू हैव टू रीड द फर्स्ट वाला पैरा। जो आपका पैसेज होता है वो 5 से 6 पैरा में डिवाइडेड होता है, बहुत अच्छे तरीके से डिवीजन कर रखा होता है। तो जो पहला पैरा है उसको जरूर रीड करना है, चाहे क्वेश्चन पढ़ो या सारे क्वेश्चन पढ़ के पढ़ लेना, या एक भी क्वेश्चन में ना पढ़े, आपको पहला पैरा पढ़ना है। जैसे ही आप पहला पैरा पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि पैराग्राफ में क्या मुद्दा है, किस बात पे बात चल रही है। ये जो इतनी लाइनें यहाँ लिखी हैं इसमें, वो इस बात पे चल रही हैं। जैसे कि हमारे सैंपल पेपर में लिखा है घोस्ट नेट। घोस्ट, अगर आप सीधा क्वेश्चन पे चले जाओगे और आप घोस्ट देखोगे तो शायद आपको लगेगा घोस्ट मतलब आ गया भूत, और जाला मतलब भूतों को पकड़ने निकलना है, ऐसा कुछ बच्चा कंफ्यूज हो सकता है। बट जब आप पूरे फर्स्ट वाले पैरा को देखोगे, वहां घोस्ट नेट का मतलब बता रखा है, घोस्ट नेट मछली के जाले हैं और नीचे फिश लिखा हुआ है, टॉर्टोइज लिखा हुआ है, तो आपको उसे देख के समझ में आ जाएगा अगर ये घोस्ट नेट मतलब कोई मछली के जालों से रिलेटेड है। और जब फर्स्ट पैरा पढ़ोगे तो उसमें साफ साफ पता चला घोस्ट मतलब गायब, घोस्ट दिखता थोड़ी है, तो उसमें बात हो रही है एक ऐसे मछली के जाले जो पानी में गायब हो जाते, गिर जाते, कभी किसी को मिलते नहीं है। तो अगर आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ोगे तो हो सकता है, अब ये तो टॉपिक घोस्ट नेट तो नहीं आएगा ना एग्जाम में, कुछ अलग हो सकता है आप सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के कोई गलत अपने दिमाग में सोच लो कि अच्छा इस बारे में बात चल रही है। नहीं, आप क्वेश्चन पढ़ने के बाद जो फर्स्ट पैरा है, पहला पैरा, उसको बहुत अच्छे से रीड करना 2 बारी। अगर आपने 2 बारी उसको रीड कर लिया, तुम्हारा पैसेज सॉल्व होगा बहुत जल्दी, आपको समझ में आ जाएगा खुद शुरू की 1-2 लाइनें पढ़ते ही उस पैरा की कि भैया पैराग्राफ में किसके ऊपर बात चल रही है। जैसे कि सपोज करो तुमने 3-4 लाइनें पढ़ी और तुम्हें समझ में आ गया अच्छा इस पैराग्राफ में तो पैंडेमिक से रिलेटेड बातें रखी कि कैसे पैंडेमिक के टाइम में व्हाट ऑल वी सफर्ड, कैसे हम लोगों ने सब कुछ मैनेज करा पैंडेमिक के दौरान, ठीक है, और कैसे आज के समय पे हम उस सब चीज़ों से उभर के वापस आए हैं। नाउ वी आर बैक टू आवर लाइफ, नाउ वी आर
मूविंग ऑन, तो अगर सोचो कि पेंडेमिक पे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, और पेंडेमिक पढ़ते ही आपको जब समझ में आएगा, जैसे मैंने मछली का जाला बोला तो तुम सोच सकते हो मछली का जाला मतलब मछली को पकड़ते हैं, जाले वहां नीचे पानी में गुम जाते, तो सोचो भाई बेचारी कोई मछली उसमें फंस गई तो वो तो वहीं रह जाएगी, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू वही बन जाएगा, मछली का जाला भैया नुकसान पहुंचाएगा मछलियों को। अब आप जब पेंडेमिक समझ जाओगे कि भाई पहले पैराग्राफ में पेंडेमिक से रिलेटेड बात हो रही है, तो आपका माइंडसेट वैसे ही बन जाएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएंगे, और सिर्फ पहले लगातार सारे क्वेश्चन पढ़ लोगे तो सोचोगे क्या भरा पड़ा है इसमें, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बट वहीं आपने जब पहला पैरा पढ़ लिया और आपको समझ में आ गया कि क्या बात हो रही है, देन योर माइंडसेट विल वर्क और अपने आप आंसर आएंगे। सपोज करो आपको पहली कुछ लाइनों में टेक्नोलॉजी से रिलेटेड लिखा है, आज के जमाने में टेक्नोलॉजी का रोल, तो आपको समझ में आ जाएगा कितनी हेल्पफुल भी है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। सपोज करो आपका सोशल मीडिया का इम्पैक्ट लिखा है, पिछले साल पता है मैंने स्टूडेंट्स को बताया था कि सपोज करो पॉल्यूशन, एंड भाई पता चला हमारे को कि जैसे टर्म 2 का पेपर हुआ इतने सारे सेट में पॉल्यूशन पे अनसीन पैसेज आ रखा था। आई वाज सो हैप्पी, आपके सीनियर स्टूडेंट्स इतने हैप्पी कि दीदी हम तो पॉल्यूशन ऐसे सोच के गए थे दिमाग में, सीधा पेपर देखा पॉल्यूशन पे ही पैसेज था। एवरीवन वाज सो हैप्पी, और सबने मेरी बताई हुई ट्रिक से ना इतने बढ़िया से जो है अपना पैसेज सॉल्व करा था, तो ध्यान से सुन लो इन सारी ट्रिक्स को। तो और जो लिटरेचर सेक्शन है वहां पे भी, तो भाई हमने लिटरेचर तो अब मैंने कंप्लीट करा ही दिया ना, फ्लेमिंगो विस्तास मैंने दोनों बुक्स पढ़ा दी, पढ़ लेना। हाँ तो मैं कहा थी सपोज करो नेक्स्ट अगर कोई टॉपिक जैसे कोई आ गया ओल्ड एज होम से रिलेटेड, तो आपका माइंडसेट चल जाएगा, अच्छा ठीक है यहाँ पे जो है सीनियर सिटीजन्स की केयर की बात हो रही होगी। सपोज करो हेल्थ पे आ गया कि हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करनी चाहिए, इससे रिलेटेड कोई आ गया तो आपका माइंडसेट वैसा चलेगा। मेडिकल इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई टॉपिक आ गया तो आपका माइंडसेट वैसा ही चलेगा, आंसर अपने आप बना पाओगे। आपने अगर सिर्फ क्वेश्चन अपने दिमाग में पढ़ लिए, सिर्फ सारे के सारे क्वेश्चन लगातार पढ़ जाओगे तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, आपको लगेगा भाई क्या बात चल रही है, ना आई डोंट वांट मेरे किसी भाई बहन का कॉन्फिडेंस लूज हो इंग्लिश के पेपर में पहला क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। और तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को वो पढ़ लेना है सारे के एक क्वेश्चन पढ़ के पहला पैरा पढ़ना है, एक क्वेश्चन पढ़ के पहला पैरा पढ़ना है आपको, ठीक है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आया जो आपसे नहीं हो रहा होगा, वैसे ऐसा होगा नहीं, तो सीधा राइटिंग अपना ना सेक्शन डी लिटरेचर से शुरू कर देना, क्योंकि वहां तुम्हें सब कुछ आता होगा, गेन हो जाएगा कॉन्फिडेंस आपका, फिर कर लेंगे इसको। तो ये भी बता रही हूँ आपको, ठीक है। सारे स्टूडेंट्स जो है, सारे मेरे भाई बहन, अब इतना समझ में आ गया, मुझे लाइव चैट में जल्दी से बताओ सबसे पहले क्या करना है। पहला क्वेश्चन पढ़ो मत पढ़ो, पढ़ लोगे कोई बात नहीं, सबसे पहले पहला वाला पैरा पढ़ना है, पहला वाला पैरा पढ़ना है, उसका आइडिया पता लगाना है उसमें क्या बात हो रही है, अपने आप आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं दो एग्जाम्पल क्वेश्चन, दो क्वेश्चन आ रहे हैं ना आपके, एक में आपको फैक्चुअल वाला है जिसमें कोई चार्ट कोई फिग आप लोगों को डेटा दे दिया जाएगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे, और एक सिंपल वाला होगा जिसमें कोई डेटा नहीं है। दोनों को एक एक को सॉल्व करके देखते हैं मेरी सारी बताई हुई ट्रिक से, ठीक है। तो चलो चलते हैं हम अब अपने एक अनसीन पैसेज पर। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात तो मैं आपको बतानी भूल ही गई, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है आपकी। देखो आपकी ना, जब आप पैरा रीड करोगे, जब आपको फर्स्ट पैरा पढ़ोगे ना, तो हो सकता है आपको फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर उसी में मिल जाएगा, तो आप सीधा उसको जाके ना ऐसे क्यों टिक कर दोगे, और जैसे ही आपको फर्स्ट पैरा में फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मिल गया, कॉन्फिडेंस यहाँ अगला वाले क्वेश्चन और अच्छे से करोगे। फिर ना आजकल हमारे पैराग्राफ में लिखा होता है, हमारे क्वेश्चन में लिखा होता है कि इसका आंसर सेकंड पैरा में मिलेगा, तो भाई उस सेकंड पैरा को देखते रहना, वहीं आंसर होगा, छुपा हुआ होगा, तुम ढूंढ लोगे अगर तुम ढूंढना चाहोगे उसके अंदर तो, ठीक है। फिर एक और चीज़ है, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, जो इतना आपका नंबर का पैसेज 10 नंबर का पैसेज है ना, तो 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो वोकैबुलरी बेस्ड होंगे। वोकैबुलरी बेस्ड मतलब क्या होता है भाई, अगर तुमने पैसेज देखा, पैसेज में कोई वर्ड तुम्हें लग रहा है भयंकर, क्या मतलब है इसका, कोई क्या बन रहा है, ये क्या वर्ड है, पहले तो कभी देखा ही नहीं इस वर्ड को, अगर तुम्हें उस वर्ड को देख के ऐसा लगे तो उसे अपनी आंखों से अंडरलाइन कर देना, ठीक है। वैसे क्वेश्चन पेपर पे ऐसे कुछ हम पेन वेन तो यूज़ नहीं कर सकते ना, तो उसे अपनी आंखों से अंडरलाइन कर देना, देखते रहना उस वर्ड को, भाई ये भयंकर वर्ड है ना, इसका मुझे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इसी पे क्वेश्चन बनाओगा ज़रूर, ये पक्की बात बता रही हूँ। जो कोई ऐसे भयंकर वर्ड लगा रहे ये क्या मतलब है इसका, ये वाले वर्ड का क्या मतलब है, वो 3 वर्ड अपने दिमाग में बसा लेना,
वो तीनों क्वेश्चन उसी वर्ड पे बने होंगे। अभी ये बात मैं आपको प्रूव कर दूंगी जब मैं आपको अभी एक क्वेश्चन दिखाने वाली हूँ। तो भयंकर वर्ड को दिमाग में रखना, उसी पे आपको वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन बना होगा। और जो है दूसरी चीज, पैराग्राफ रीड करना, और जो है उसमें से पहले पैराग्राफ को जब रीड करोगे तो आपको पॉइंट ऑफ व्यू बनेगा और आंसर बनेगा। तो चलो अब हम चलते हैं अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। तो अब देखते हैं हम अपना सैंपल पेपर एंड हम स्टार्ट करेंगे इसके रीडिंग सेक्शन के पहले क्वेश्चन से। और जब ये सॉल्व कर लोगे, भाई सीबीएसई ने इसको दिया है हमारे को, ये जब इतनी आसानी से सॉल्व कर लोगे तो आपको बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और सारी ट्रिक्स जो मैंने अभी आपको बताई है ना, सब आपको समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अब मैंने आपको क्या कहा है कि आप चाहो तो पहला क्वेश्चन पढ़ सकते हो, चाहो तो मत पढ़ो। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है यहाँ पे, घोस्ट नेट्स हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज। ठीक है, अब ये पूरा अगर आप पहला क्वेश्चन पढ़ोगे ना, मे बी यू विल गेट कंफ्यूज। तो मैं आपको अपनी ही ट्रिक बताती हूँ भैया। आपको सबसे पहले जैसे ही पैसेज आएगा ना भाई, पहला वाला पैसेज रीड कर लेना। व्हाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि गाइस खुद से बना के आंसर लिखने, हमने कॉपी पेस्ट करना होता तो नीचे क्वेश्चन देखते ऊपर से देख के लिख देते सब कुछ। अब हमने कॉपी पेस्टिंग नहीं करनी, अब हमने अपना क्रिएटिव स्किल्स दिखानी है ना, तो नाउ वी विल बिकम क्रिएटिव। ओके, तो भाई सबसे पहले मैंने आपको क्या है कि आपको पहला वाला पैरा रीड करना है। सोचो बस एक ही पैरा है और कुछ है ही नहीं इस पैसेज में, पहला वाला पैरा आपको रीड करना है। ठीक है, यहाँ लिखा है घोस्ट नेट, और ये तो ना आपको भाई रीडिंग टाइम है, रीडिंग टाइम में ही पढ़ लेना तो इतने अच्छे से आंसर सॉल्व हो जाएगा, टाइम मैनेज हो जाएगा, इंग्लिश का पेपर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। तो लिखा है या घोस्ट नेट्स आर नॉट सुपर नेचुरल। देखो सीधा बता दिया भाई, घोस्ट नेट भूतिया नेट बोल तो रहे हैं, बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये सुपर नेचुरल है। यहाँ घोस्ट से मतलब है खोए हुए नेट। ठीक है, अभी अगर आप सोचो आपको अभी भी समझ में नहीं आ रहा नेट मतलब क्या है, अब इन्होंने बता दिया। अ घोस्ट नेट इज अ फिशिंग नेट दैट्स बीन लॉस्ट और अबैंडन्ड इन द ओशन। सीधा लिख दिया, घोस्ट नेट वो नेस्ट है जो खो गए हैं। लॉस्ट मतलब तो पता होगा सबको, खो जाना। A ghost net is a net that is lost in the ocean, यानी कि जो खो चुका है। समझ में आ गया भैया, यहाँ पे बात हो रही है अब अपना ना माइंडसेट चलाना। अच्छा, यहाँ पे बात हो रही है ऐसे मछली के जालों की जो पानी में खो जाते हैं। तो खुद सोचो गाइस, अगर मछली के जाले पानी के अंदर खो गए, अंदर रखे हुए हैं, मतलब नीचे डूब के चले गए, तो क्या होगा भाई? वो जाले तो वहीं रहेंगे। आजकल तो वो जाले उसके बने होते हैं, प्लास्टिक के बने होते हैं। तो भाई जो वो वहाँ रखे हुए हैं, तो वो मछलियाँ वहाँ के जो है अड़ जाएंगी, मतलब कि उसके अंदर आके वो ट्रैप हो जाएंगी। वो नीमो नहीं याद तुम्हारे को? नीमो वाली मूवी देखी थी हमने, वो नीमो भी फंस गया था एक बार एक मछली के जाले में। तो भाई मछली के जाला अगर कोई वहाँ ओशन के अंदर पड़े हुए हैं, खो गए किसी मछुआरे के, और वहाँ पड़े हुए हैं, तो भाई कितनी सारे मरीन लाइफ उसमें जाके जो है क्या हो सकता है, ट्रैप हो सकते हैं। अब जब ये आपने 2-3 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ की 2-3 लाइनें ही पढ़ लिया ना, तो आगे का पैराग्राफ मत सुन, अपने आप दिमाग में सोच लेना, अच्छा मछली के जाले में तो भाई मछलियाँ फंस जाएंगी, और खाली मछली थोड़ी फंसेगी, टॉर्टोइज, ऑक्टोपस और जितने भी बाकी सी एनिमल्स होते हैं वो भी फंस जाएंगे, और फंसेंगे तो फिर खाना कैसे खाएंगे, पर कैसे आ पाएंगे, बेचारे मर जाएंगे वो वहां पे। आपका पॉइंट ऑफ व्यू आपको समझ में आ गया, मरीन लाइफ पूरी खराब हो जाएगी। अब इसका क्या सॉल्यूशन निकाले भैया? बड़ी गलत चीज है। सब वही जितने भी ओशन बेड के अंदर जितने भी ये जाले ना, इन्हें तो निकलवाना चाहिए हमारे को, हमारी मछलियों को कितना नुकसान हो रहा है, ऐसा आपको सब समझ में आ जाएगा। यही पूरा भरे पड़े क्वेश्चन और कुछ है ही नहीं। ठीक है, और जो वो भयंकर वर्ड है उसको आप पूरा अंडरलाइन कर देना। They are one particularly appealing part of the global ghost fishing problem। ये लिख रहा है कि हाँ ये बड़ी फिशिंग प्रॉब्लम हो चुकी है, which includes fishing gear abandoned in the water। कई बार फिशिंग गियर भी खो जाते हैं, ये भी बता रखा है। Any net or line left in the ocean can pose a threat to marine life। ये देखो, ये threat to marine life इन्होंने बता दिया। तुमने अभी सोचा क्या लिखा भी हुआ होगा कि कोई भी टाइप का ये जो चीज़ पानी में रह जाती है, ये मरीन लाइफ को बहुत थ्रेट देती है। ठीक है, क्योंकि गाइज ये जो नेट्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रैप करते हैं एवरीथिंग इन देयर पाथ। जो कुछ भी इन ट्रैप के, पानी समुद्र के अंदर बह के चला गया वो जाला, तो उसके जो रास्ते में जो भी आएगा वो उसे ट्रैप कर लेगा। कोई पत्थर फंस गया, कोई जो है घास फंस गई उसमें, और कोई अगर हमारा जानवर आएगा यानी कि एक्वेटिक एनिमल आएगा वो भी फंस जाएगा। सोचो उसकी क्या हालत होगी, फिर वो उससे निकल ही नहीं पाएगा, खाना कैसे खाएगा, क्या करेगा, मर जाएगा। तो इसलिए ये आपको समझ में आ गया। अब चलो क्वेश्चंस के ऊपर, पहला पैराग्राफ पढ़ लिया, अब चलो क्वेश्चन के ऊपर। क्या है पहला क्वेश्चन? कंप्लीट द सेंटेंस बाय चूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शन। ठीक है, यहाँ लिखा है घोस्ट नेट्स हैव बीन नेम्ड सो बिकॉज। ये कह रहे हैं घोस्ट नेट का नाम घोस्ट नेट क्यों रखा? क्योंकि दे कॉज मच हार्म टू द मरीन लाइफ, ये मरीन लाइफ को नुकसान पहुंचाते हैं। आर फंक्शनल दो नॉट इन यूज बाय फिशेस, काम क्या फिशेस क्या यूज करेंगी। आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन, या फिर एक्ट एज स्नैर फॉर ऑल ओशन। देखो गाइज, आपको पता है घोस्ट नेट वो नेस्ट है जो लॉस्ट हो चुके हैं, जो खो चुके हैं। तो खोई हुई चीज का कौन मालिक होता है? कोई नहीं होता है।
तो दे आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन। आपको समझ में आ जाएगा, घोस्ट नेट वो है जो खो गए हैं, यानी कि उसके मालिक के बारे में हमें नहीं पता, उसका मालिक कौन है। जैसे स्कूल में लॉस्ट एंड फाउंड होता है कि भाई जिसकी बॉटल खोजा वो वहां रखी है, उसका उस समय पे ओनर कौन है नहीं पता होता हमारे को, तो हम लॉस्ट एंड फाउंड में रख देते हैं। तो भाई यहाँ पे मतलब हुआ, सिंपल आंसर क्या होगा कि घोस्ट नेट्स को नाम घोस्ट नेट इसलिए रखा है क्योंकि दे आर नॉट ओन्ड बाय एनीवन, वो घोस्ट है। घोस्ट मतलब वो किसी के नहीं है, वो लॉस्ट है। ऐसा आपका सिंपल आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Comment on the writers referring to the ghost nets in paragraph 1 as health problem for the oceans। और आप यहाँ देख सकते हो कि आपने बस पैराग्राफ 1 देखा, पहला क्वेश्चन आ गया, और आपने जब दूसरा क्वेश्चन देखा वो भी पैराग्राफ 1 में से ही है, और आपसे इस पे क्या पूछ रखा है कि बताओ कि घोस्ट नेट जो है ओशन में प्रॉब्लम कैसे बन सकते हैं। भाई इस पे ना हम पूरा 10 लाइन का आंसर लिख दें अब, क्योंकि हमें आंसर फॉर्मेशन भी आता है। भाई कैसे दिक्कत करेगा ये घोस्ट का नेट, आप लिखो घोस्ट नेट्स कैन कॉज सीरियस थ्रेट टू द मरीन लाइफ। घोस्ट नेट्स से क्या होगा कि जितने भी एनिमल्स, एक्वेटिक एनिमल्स, दे कैन ट्रैप इनसाइड द घोस्ट नेट्स एंड देन दे विल नॉट बी एबल टू एक्सेस फूड, दे विल नॉट बी एबल टू मूव अराउंड एंड अल्टीमेटली डाई। जैसे भी अपने दिमाग में सोच के लिखना है, इलेबोरेट इंग्लिश नहीं आएगी, जैसी आ रही होगी ना बढ़िया से बढ़िया इंग्लिश आएगी। ऊपर क्वेश्चन में से आप मदद ले सकते हो, क्वेश्चन के 2 वर्ड लिख सकते हो, डायरेक्ट कॉपी मत करना। जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया घोस्ट नेट्स हार्म्स marine life, these nets create health problem for the ocean as it traps fishes, और साथ में ना एनिमल्स के नाम डाल देना, ठीक है, बिकॉज घोस्ट नेट्स क्रॉस वेरी सीरियस थ्रेट टू द मरीन लाइफ, इट ट्रैप्स फिशेस एंड अदर एक्वेटिक एनिमल जैसे कि टर्टल, डॉल्फिन, शार्क्स, 2-3 एनिमल्स के नाम लेना, एंड कॉजेस देम इंजरी, उनको इंजरी भी हो जाती है, उन्हें चोट भी लग जाएगी, एंड अल्टीमेटली दे कैन डाई ऑल्सो। ऐसे करके आप अपना आंसर लिख दोगे। अगर आपने सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ रखा होगा ना तो आपको और दिख जाएगा, क्योंकि वहाँ से ही मैंने ये वाले 3 जानवरों के नाम डाले हैं। ठीक है, तो अब जितना ये मत सोचो कि आप पैराग्राफ रीड नहीं करना है आपको, नहीं, 1-2 पैराग्राफ रीड कर लिए सारे आंसर अपने आप आ रहे होंगे, क्योंकि खुद से बना के लिखना है तो खुद से आपके वर्ड्स मिल जाएंगे आपको दिमाग में। जब आपने रैट ट्रैप पढ़ रखा था तो आप रैट ट्रैप का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए ना, मेरी बात सुनो, रैट ट्रैप पढ़ रखा था तो रैट ट्रैप का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, लास्ट लेसन पढ़ा था लास्ट लेसन का हर क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। तो इसीलिए आप जब ये अनसीन पैसेज के 3 पैसेज पढ़ लोगे तो जो वो 3 क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लिस्ट द 2 ways being entangled in a ghost net is likely to impact walrus। वॉलरस एक जानवर होता है जो पानी में रहता होगा ऑब्वियसली। ये कह रहे बताओ वॉलरस, ये हम बता भी रखा है क्लू में कि जो है यहाँ पे बता रखा है कि जो वॉलरस है वो किस टाइप का एनिमल है। आप सोचो भाई, अगर आपको नहीं भी पता ना वॉलरस है तो भाई रहता तो पानी में ही है। अगर ये बेचारा फंस गया नेट के अंदर तो इसको भी क्या होगा, ये बेचारा क्या है भाई, थोड़े दिनों उसको इंजरी होगी, जब लगेगा हो सकता है उस नेट में कोई पत्थर उसको लग जाए, उसको चोट लग जाएगी, फिर वो फ्रीली घूम नहीं पाएगा, खाना कैसे खाएगा, यही सब प्रॉब्लम उसे झेलनी पड़ेगी। तो भाई इस वाले का आंसर अभी हमारे फर्स्ट वाले पैराग्राफ में पूरा नहीं था ना, कोई वॉलरस का मेंशन नहीं था, ना ही किसी और एनिमल का था। तो चलो अब आप सेकंड वाला पैरा पढ़ोगे। सेकंड वाला पढ़ते हैं, घोस्ट नेट इन, देखो यहाँ बता दिया इन्होंने, ये कह रहे घोस्ट नेट एंटैंगल, एंटैंगल मतलब अपने बीच में अड़ा लेते हैं। तो अब आप एंटैंगल वर्ड यूज करना अपने आंसर में। समटाइम्स वॉलरस एंटैंगल इन घोस्ट नेट्स एंड हेंस दे गॉट वेरी सीरियस इंजरीज, ऐसे करके लिख देना, अपनी लैंग्वेज में लिखना, कॉपी करना 2-3 बढ़िया बढ़िया से वर्ड इसमें से। घोस्ट नेट्स एंटैंगल्स टर्टल्स, डॉल्फिन्स, पोर्पोइसेस, ये कौन सा एनिमल होता है भाई, पोर्पोइसेस, बर्ड्स, शार्क, सील्स एंड मोर अपार्ट फ्रॉम कैचिंग फिश। कह रहे खाली फिश ही नहीं पकड़ता है घोस्ट नेट में, और भी बढ़िया जो है हमारे एनिमल चले जाते हैं। द नेट कीप्स एनिमल फ्रॉम मूविंग फ्रीली, मैंने यही तो कहा, क्या होगा बेचारा फंस जाएगा उस एक जगह में। तो आप लिख देना भाई। अब यहाँ बाकी एनिमल बहुत चालू होते हैं ये पैसेज हमारे, अब यहाँ बाकी सारे एनिमल लिख दिए इन्होंने, बट जिसपे हमारे से क्वेश्चन पूछा ना वॉलरस, वो नहीं लिखा यहाँ पे, देख रहे हो। किसको पता है वॉलरस एनिमल और ये पोर्पोइस, जरा बताना लाइव चैट में। वो मुझे नहीं पता है कि पोर्पोइस, वॉलरस तो मैंने देखा है। ठीक है, तो ये जो है बात ऐसी है कि भैया इन्होंने वॉलरस नहीं लिखा है, बट भाई वॉलरस भी अड़ेगा तो उसको भी यही सब प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी, और टर्टल अड़ेगा तो भी उसको ये प्रॉब्लम झेलनी पड़ेगी। अड़ेगा मतलब एंटैंगल होगा। तो भाई जो इन्होंने प्रॉब्लम इन एनिमल्स के लिए बताई है वही प्रॉब्लम हम वॉलरस के लिए लिख देंगे। इन्होंने लिखा है द नेट कीप्स एनिमल फ्रॉम मूविंग फ्रीली, हम लिख देंगे वॉलरस विल नॉट बी एबल टू मूव फ्रीली इन द सी। मूविंग फ्रीली की जगह लिख देना मूव फ्रीली इन द सी, इन द ओशन, इट विल कॉज इंजरीज। ठीक है, एंड कीप
बर्ड्स फ्रॉम राइजिंग टू द सर्फेस फॉर एयर, तो आप लिख देना यही चीज़। एंड विल नॉट बी एबल टू ईट फूड, ये लिख देना ना, जब वो फंसा रहेगा तो कैसे खाएगा खाना वहाँ पे। सिंस हंड्रेड्स ऑफ एनिमल कैन बी कॉट इन अ सिंगल नेट द थ्रेट इज मोन्यूमेंटल। ये क्या वर्ड आया भैया, मैंने आपको कहा था भाई भयंकर वर्ड। थ्रेट इज कह रहे बहुत सारे एनिमल्स ना इकट्ठे भी उसके अंदर ट्रैप हो सकते हैं। भाई सोचो ये तो बहुत सारे एनिमल अलग अलग प्रकार के नेट में अड़ गए तो क्या होगा, बहुत सीरियस थ्रेट है। तो ये कह रहे हो सीरियस, द थ्रेट इज मोन्यूमेंटल। मैंने बोला ना अपने आप मेरे मुंह से निकला कि सीरियस थ्रेट है, बड़ी बड़ी गड़बड़ की बात है। और इन्होंने सीरियस थ्रेट की जगह लिखा है मोन्यूमेंटल। क्या कि मोन्यूमेंटल का मतलब पता है? नहीं भैया हमें नहीं पता मोन्यूमेंटल का मतलब ये इसी वर्ड से क्वेश्चन बना के रखेंगे, ये लिख कर ले लो, इसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। चलो भैया, द घोस्ट नेट्स हार्म कोरल रीफ टू। कोरल रीफ जो होते हैं ना उनको भी हार्म करते हैं घोस्ट नेट्स, क्योंकि अगर वो वहाँ चले जाते हैं कोरल रीफ के पास, उनको ब्रेक कर देते हैं, उनको एक्सपोज कर देते हैं टू डिजीज एंड इवन ब्लॉकिंग द रीफ्स फ्रॉम नीडेड सनलाइट। उनके ऊपर रखे जाते हैं कोरल रीफ, पता है ना, और उस पर फिर धूप नहीं पड़ती है, वो भी टूट जाते हैं, समझ गए। तो ये तो इतनी दिक्कत की चीज़ है ये घोस्ट नेट। अब आपने सेकंड वाला पैरा पढ़ लिया तो अब आप ये वॉलरस वाला आंसर बहुत अच्छे से कर सकते हो कि भाई क्या होगा अगर वो जो वॉलरस है वो जो उसके अंदर जो है अगर वो इंटैंगल हो जाएगा तो उसको सीरियस इंजरीज हो सकती हैं, ठीक है। और वो क्या हो सकता है, उसको सीरियस इंजरी हो सकती है, वो खाना नहीं खा पाएगा और वो मूव नहीं कर पाएगा फ्रीली एंड अल्टीमेटली ही विल डाई, इट विल डाई, सॉरी, ठीक है। चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया ये देखो जो मैंने आपको कहा था, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कन्वेज द ऑपोजिट ऑफ नेग्लिजिबल फ्रॉम वर्ड्स यूज्ड इन पैराग्राफ। नेग्लिजिबल मतलब होता है ना के बराबर, इतना तो हमें पता ही है ना, नेग्लिजिबल मतलब होता है ना के बराबर। और यहाँ लिखा है आपको ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जो ना के बराबर के ऑपोजिट में है। पहला उन्होंने लिखा है अनइम्प्रेसिव। इम्प्रेसिव मतलब तो पता है इम्प्रेस करने वाला, अनइम्प्रेसिव मतलब ना इम्प्रेस करने वाला। तो क्या ना इम्प्रेस करने वाले का कोई नाता है ना के बराबर से? कुछ नहीं है। दूसरा यहाँ मोन्यूमेंटल लिखा है, इसका तो मतलब हमें पता ही नहीं है। तीसरा लिखा है एक्सपोजिंग। एक्सपोजिंग मतलब दिखाना, ठीक है। तो क्या दिखाना और ना के बराबर का कोई कनेक्शन है? नहीं ना। नेक्स्ट लिखा है थ्रेट। थ्रेट मतलब डर और इसका मतलब है ना के बराबर। क्या ना के बराबर का और थ्रेट का कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो आंसर क्या है हमारा? मोन्यूमेंटल ही हमारा आंसर है। और मोन्यूमेंटल मतलब होता है ह्यूज, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा। और ये क्या है? ना के बराबर। तो ना के बराबर का अपोजिट क्या हुआ? बहुत ज़्यादा। तो मैंने तुम्हें दोनों ट्रिक बता दी हैं। आप चारों को, अगर आपको इनका मतलब भी नहीं पता होगा ना, अनइम्प्रेसिंग का, एक्सपोजिंग का या थ्रेट का, तो भी कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि भैया यही ऊपर पैसेज में वर्ड यूज हुआ है, यही आंसर होगा। और आप जब ऊपर पढ़ोगे उसमें लिखा था दैट दिस कॉजेज मोन्यूमेंटल थ्रेट, मोन्यूमेंटल थ्रेट, और वो बहुत बड़ा थ्रेट है। तो मोन्यूमेंटल मतलब बड़ा और नेग्लिजिबल मतलब ना के बराबर, मतलब कुछ नहीं, मतलब स्मॉल, और ये मतलब हो गया बड़ा। तो ये यही होगा, ऐसा आपका माइंड वर्क करेगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। द राइटर वुड अग्री विद गिवन स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन पैराग्राफ 3 एक्सेप्ट। वो कह रहे हैं कि राइटर जो है हर एक ये जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी है उस पर अग्री करेगा, बस थर्ड वाली पे नहीं करेगा। चलो पढ़ के देख लेते हैं, इनमें से कौन सी पे नहीं करेगा आपको ये बताना है, ठीक है। अब ये कह रहे हैं ये वाली चीज़ तुम पैराग्राफ 3 पढ़ो और उसके बाद बताना। तो पैराग्राफ 3 पढ़ने के बाद आप हम सॉल्व करेंगे, पर हम ना ये कोटेशन पहले से पढ़ लेंगे जो इन्होंने 3 दिया है। इन्होंने पहले कहा है मोस्ट घोस्ट नेट्स टेक अ फ्यू ईयर्स टू कंप्लीट डिसइंटीग्रेट। ये कह रहे हैं घोस्ट नेट जो है काफ़ी समय लगाते हैं डिसइंटीग्रेट होने में, मतलब कि वो खुलने में पूरा ओशन में। घोस्ट नेट्स कंट्रीब्यूट टू ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच। हाँ, गार्बेज बड़ा इंक्रीज करते हैं, ये तो बिल्कुल सही बात है ना। अब इस बात पे खुद अपनी कॉमन सेंस लगाओ। क्या जो इन्होंने ये आर्टिकल लिखा है वो मना करेंगे? नहीं, घोस्ट नेट ईयर लगाएंगे डिसइंटीग्रेट होने में। और जो है गार्बेज प्रॉब्लम भी ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा करते हैं। नेक्स्ट लिखा है मोस्ट घोस्ट नेट्स प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू एनिमल अपॉन ये क्या लिखा? न्यूट्रिशन। भाई वो घोस्ट नेट, वो मछली का जाले में मछली फंस जाएगी, उसे कौन न्यूट्रिशन दे रहा है वो? तो इस वाले आंसर की कोई सेंस नहीं है, कोई बात नहीं है इसकी। एंड नेक्स्ट लिखा है घोस्ट नेट्स आर कर्टेल फ्रीडम ऑफ मरीन लाइफ। हाँ भाई, उसको जब वो जो है इंटैंगल हो जाएगा मरीन लाइफ का कोई भी एनिमल, फिश वगैरह, मछली अगर उसमें फंस गई तो वहीं फंसी रह जाएगी, तो उसका फ्रीडम छिड़ गया, उसकी आज़ादी छिन गई, पिंजरे में बंद हो गई वो। तो भाई आंसर होगा C1। और देखते सार पता चल रहा है C1 है, कोई न्यूट्रिशन थोड़ी देगा एनिमल्स को घोस्ट नेट। चलो भैया अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सम रिकॉर्ड शेयर दैट फिशिंग नेट्स यूज्ड टू बी मेड ऑफ कॉमन रोप्स यूजिंग नेचुरल फाइबर्स प्रायर टू 1960s। यहाँ लिखा 1960 से पहले कुछ घोस्ट नेट किसके बनते थे? रोप के बनते थे।
ठीक है, यानी कि रस्सी के बनते थे, यानी कि वो बायोडिग्रेडेबल थे। रस्सी की तो वो पानी में जाएगी तो कुछ समय बाद घुल जाएगी ना, बहुत सालों बाद भी। पर आजकल किसके बनते हैं? प्लास्टिक के बनते हैं। बेस्ड ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैराग्राफ 3 लिस्ट वन मेजर एडवांटेज दैट दीज हैड ओवर द फिशिंग नेट्स बीइंग यूज्ड इन प्रेजेंट टाइम। कह रहे आज वाले जो यूज होते हैं और पहले यूज होते थे उनके बीच में एक डिफरेंस बताओ, प्रायर टू 1960 और थर्ड पैराग्राफ। चलो भैया थर्ड पैराग्राफ पे आते हैं। अब हम देख लेते हैं थर्ड पैराग्राफ को पूरा रीड करना, ठीक है, 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, रीड करना। घोस्ट नेट्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर ओशन के प्लास्टिक के, मतलब कि ओशन ये वाला जो घोस्ट नेट जो आज के ज़माने में यूज होता है वो प्लास्टिक का बना है। मोस्ट मॉडर्न नेट्स आर मेड ऑफ नाइलॉन, लिखा तो है नाइलॉन से बना होता है, प्लास्टिक से। और ये क्या है? लास्ट फॉर सेंचुरीज, और मतलब कि ये जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल है। गाइस इतना तो हमें पता है ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल बायोडिग्रेडेबल। तो अकॉर्डिंग टू 2018 का डेटा यहाँ लिखा है घोस्ट नेट्स 46% जो है गार्बेज बनाते हैं। दोज अबैंडन फिशिंग लाइन्स एंड नेट्स डू ब्रेक डाउन नेवर गो अवे, हमेशा वो स्मॉलर पीसेज ऑफ, अगर कोई छोटे छोटे पीसेज में टुकड़ों में टूट भी जाता है ना घोस्ट नेट, तो भी वो समुद्र में ऐसे ही घूमता रहता है। मरीन एनिमल्स मिस्ट, और देखो एक और थ्रेट बता रखा है इसका घोस्ट नेट का, कभी कभी मरीन एनिमल उसको माइक्रो प्लास्टिक को खाना समझ जाता है। कोई छोटा सा टुकड़ा प्लास्टिक का हो गया, उन बेचारों को लग रहा है खाना, उसे खा जाते हैं एंड उससे वो मर जाएंगे, उनके इंटरनल ऑर्गन्स खराब हो जाएंगे एंड जो है और टॉक्सिक केमिकल्स वो कंज्यूम कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें क्या पता चला कि पुराने ज़माने में तो रोप वाले नेट यूज़ हो रहे थे, अब प्लास्टिक के हो रहे हैं। तो भाई प्लास्टिक वाला क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल है, बहुत सालों तक पानी में रहेगा, पता नहीं कभी ख़त्म होगा। बट पहले ज़माने में जो रोप वाले होते थे भाई कुछ समय बाद वो बायोडिग्रेडेबल, कुछ समय बाद वो डिज़ोल्व हो जाएंगे पानी में। तो बट अब जैसे जैसे आपने देखा है मॉडर्न वर्ल्ड इतना नुकसान पहुँचाते हैं, तो यहाँ पे हम बहुत आसानी से अपना आंसर बना देंगे। बेस्ड ऑन योर हम बता देंगे दैट इन अर्लियर टाइम्स घोस्ट नेट्स वर मेड ऑफ रोप्स दैट वर बायोडिग्रेडेबल एंड वो ज़्यादा जो है हार्म नहीं पहुँचाता है मरीन लाइफ को। बट नाउ डेज प्लास्टिक नेट्स आर यूज, और वो मरीन लाइफ को कैसे नुकसान पहुँचाते? तुम फिश वाला एग्जाम्पल देना, फूड वाला, और एलैबोरेट करना क्वेश्चन को, दैट समटाइम्स मिस्टेकनली जो है वो फूड समझ लेते हैं प्लास्टिक को एंड दे ईट इट, मेंशन कर देना आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब हम अपना। Why is it fair to say that commitment and innovation have to go hand in hand to get rid of ocean ghost nets? मतलब अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। Why is it fair to say that commitment and innovation have to go hand in hand to rid the oceans of ghost nets? rid मतलब छुटकारा पा लेना। अब ये कह रहे हैं अगर घोस्ट नेट से छुटकारा पाना, यानी कि अब आपको चाहिए सारे नेट निकाल दो पानी से, हमारी मछलियां तंग होती हैं उससे। तो अगर आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, इतना बड़ा सीरियस थ्रेट है, जस्ट इमेजिन द सीरियसनेस ऑफ द सिचुएशन, अगर इसका सॉल्यूशन निकालना है तो कैसे निकलेगा? कमिटमेंट से, इनोवेशन से निकलेगा। अब यहाँ पे आपको ये बताना है कि क्यों कमिटमेंट चाहिए, क्यों इसमें इनोवेशन की जरूरत चाहिए, ये बताओ, आपको प्रूव करनी है ये बात। तो प्रूव करने के लिए अभी हमारे पास कोई शब्द नहीं है, कैसे प्रूव करें क्यों चाहिए कमिटमेंट? कैन यू आंसर दिस क्वेश्चन राइट नाउ? अभी आप बताओ मुझे क्या लिखोगे, व्हाई कमिटमेंट इज नीडेड? अभी ऐसे दिमाग में नहीं आएगा, जब आप पढ़ लोगे ना पैसेज नंबर 4 को, क्योंकि 3 तक तो हम पढ़ लिए, 3 तक के तो सारे आंसर में बदल गए। हमने पहले पैराग्राफ पढ़ा, उससे हमने 3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, देखा आपने, एक पैसेज पढ़ने पे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। और जो है अब ये वाला पैसेज देखेंगे और देखते हैं इससे कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो ये 3rd तक हम पढ़ चुके, तो अब हम चलेंगे सीधा 4th पे। पहले आने वाले को छोड़ दो आप, उनकी कोई जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इधर। एग्जॉर्सिंग घोस्ट नेट्स फ्रॉम ओशन विल रिक्वायर कमिटमेंट कॉपरेशन। अरे हमारी लाइन मिल गई, हमें यहीं से मतलब है, ठीक है, यहीं पे हमारा जो आंसर मिलेगा। मेनी ग्रुप्स आर वर्किंग टू रिमूव घोस्ट नेट, ये कह रहे काफी लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, काम चलना भी चाहिए। मैनी ग्रुप्स आर वर्किंग टू रिमूव घोस्ट नेट्स फ्रॉम द सी एंड कोलैबोरेटिंग विद लोकल फिशर्स। लोकल फिशर्स भी कोलैबोरेट कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी है इस काम में, और वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं वो एरिया जहाँ से नेट्स निकाले जाए। और ये बता रहा है 2015 से एक सिंगर वर्ल्ड वाइड फंड, यानी कि WWF है फॉर नेचर, उन्होंने मिशन चलाया बाल्टिक सी में ये नेट्स निकालने का, और उन्होंने 268 टन ऑफ नेट्स निकाल भी दिए हैं, रोप और बहुत सारा अदर मटेरियल निकाले। यानी कि गाइस ये टास्क कोई आसान काम नहीं है। इसमें देख रहे हो फिशर हो गए, फिशरमैन जो हो गए, गवर्नमेंट हो गई, और बहुत सारी लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है मिलके इस काम को कर रही हैं। तो आप समझ जाओगे इसकी मतलब क्या लिखा है कि ये जो प्रॉब्लम है इट रिक्वायर्स कॉपरेशन बिकॉज मेनी पीपल आर नीडेड। तो आपको इसको ऐसे आंसर करना पड़ेगा दैट उन्होंने क्या पूछा, इस वाली प्रॉब्लम को कमिटमेंट की जरूरत क्यों है, इनोवेशन की जरूरत क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि किसी एक जन का काम नहीं है कि एक जना जाके उतर जाएगा ओशन के अंदर, सारे ओशन से निकाल के ले आएंगे नेट्स। नहीं भैया, पता नहीं कहाँ होगे, ढूंढने की जरूरत है। कैसे ढूंढोगे? टेक्नोलॉजी लाओगे, कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे तभी तो मिलेगा।
तो यही चीज़ आपको आंसर में मेंशन करनी है, दैट टू गेट रिड ऑफ द घोस्ट नेट्स फ्रॉम द ओशन कमिटमेंट एंड इनोवेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज इट इज़ अ वेरी मोन्यूमेंटल थ्रेट। मोन्यूमेंटल मेंशन कर देना ऊपर, मोन्यूमेंटल का मतलब है इट इज़ वेरी मोन्यूमेंटल थ्रेट, इट इज़ वेरी मोन्यूमेंटल प्रॉब्लम एंड कॉपरेशन बाय गवर्नमेंट एंड डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड फिशरमैन आर रिक्वायर्ड। इस तरीके से आप आंसर करना, इस वाले इन सब वर्ड्स को, इस वाले आंसर में ना फिशर, गवर्नमेंट और कोलैबोरेशन सब ऐड कर देना अपने आंसर। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द राइटर कोट्स द एग्जांपल ऑफ WWF लेड मिशन इन द आर्कटिक सी। अभी पढ़ के आया ना, वो तो सारा उन्होंने निकाला था उस ओशन में से जो है पूरा का पूरा ये घोस्ट नेट। क्यों बोले उन्होंने हमें ये बात? तो भाई ये बात उन्होंने हमें क्यों बताई? हमें अवेयर करने के लिए, ऑब्वियसली हमें बताने के लिए। हमें तो डर लग गया था ना भाई, बड़ी गलत सिचुएशन में कुछ काम ही नहीं चल रहा, तो नहीं इस बारे में काम चल रहा है, पीपल आर टेकिंग एफर्ट्स, तो हमें अवेयर करने के लिए बताई थी उन्होंने। तो भाई आप ऐसे ही लिख सकते हो कि उन्होंने हमें क्यों बताई थी, टू रेज दिस इशू टू द मासेस, टू क्लीन द घोस्ट नेट्स और अप्रोच NGO टू हेल्प द क्लीन सी। तो उन्होंने जब ये आर्टिकल लिखा तो उन्होंने बताया कि एक ऐसा जो है प्रोग्राम चल रहा है और भाई ऐसे ऐसे और भी प्रोग्राम चलने चाहिए। ठीक है, चलो भैया अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ कैन द सॉल्यूशन सजेस्टेड इन पैराग्राफ 5 बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो भाई हम सॉल्यूशन देख लेते हैं, क्या बताया पैराग्राफ 5 में, जल्दी से जल्दी पैराग्राफ 5 यहाँ आ गया हमारा, टू स्टॉप दीज नेट्स फ्रॉम बिकमिंग घोस्ट इन फर्स्ट प्लेस, यानी कि ये नेट्स खोए ना, घोस्ट बने ही ना। कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन एडवोकेट फॉर फिशिंग गियर दैट कैन बी ट्रेस टू इट्स ओनर, यानी कि उसमें कोई गियर लगा दो, ट्रेस कर लो उसको। सो एनीवन डंपिंग नेट्स कैन बी फाइंड एंड रिफंडेबल डिपॉजिट्स ऑन नेट्स, मतलब कि जिसका नेट खो जाए उसे रिफंड मिल जाए, ऐसे ऐसे कुछ अच्छे अच्छे बड़े बढ़िया सॉल्यूशन है। चलो भैया हमने सॉल्यूशन तो पढ़ लिए, ठीक है, उनमें लिखा है कुछ रिफ्लेक्टर्स भी लगा दो कि नेट जो है पानी में दिख जाए हमारे को, बड़े अच्छे सॉल्यूशन है इनके। अब हमें बताना है, ये कह रहे हैं कि इनके जो सजेस्टेड सॉल्यूशन है वो कैसे हैं, प्रैक्टिकल। वैसे तो देख के ही पता चल रहा आंसर ये है, क्योंकि हम कभी अपनी ना नॉर्मल लैंग्वेज में भी बोलते हैं वी नीड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, और मैंने आपको बोला था ये कॉम्प्रिहेंशन बढ़ाने से पहले कि आई विल बी गिविंग यू प्रैक्टिकल टिप्स जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में हेल्प करने वाली है। ठीक है, क्योंकि जो है आई नो गाइस कि सिर्फ मैं आपको बता दूं कि आप ऐसे कर लो, आई नो जब हम क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में बैठे होंगे ना, तब अगर आपसे एक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होगा तो आपको बहुत प्रेशराइज फील होगा। तो इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि चाहे आपको एक बार उस पैसेज को एक एक को रीड करना पड़े, डरना मत उस समय में। जो पूरा रीडिंग टाइम होगा ना, आप पैसेज को दे देना और आपका पैसेज बहुत अच्छा सॉल्व होगा, बिकॉज विदाउट रीडिंग, विदाउट अंडरस्टैंडिंग दिस टाइम यू विल नॉट बी एबल टू डू इट, बिकॉज आपको अपनी लैंग्वेज में भी आंसर लिखना है। ठीक है, तो जब पढ़ोगे तो आपके ऐसे ना माइंड की थिंकिंग खुलेगी और जो है आप आंसर बना पाओगे। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, प्रैक्टिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट सूटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज। टाइटल बताओ, ये वाले तो बड़े अच्छे लगते हैं मेरे को। क्वेश्चन क्या है, हमें खुद से टाइटल सोचना है, द स्केरी साइड ऑफ घोस्ट नेट्स। स्केरी साइड, देखो ऐसा कुछ ना डरावना स्केरी वाली कोई बात नहीं हो रही है, यहाँ बड़ी सीरियस इशू चल रहा है। ठीक है, घोस्ट नेट्स आर रिजल्ट ऑफ ह्यूमन डोमिनेंस। ये भी ठीक है, ठीक है, ह्यूमन डोमिनेंस का रिजल्ट है कि हमने सब। बट देखो अगला, देखो घोस्ट नेट्स अ मीनांस टू मरीन लाइफ, बहुत अच्छा टाइटल है। मीनांस मतलब होता है डेंजर, और हमने यही पढ़ा है कि मरीन लाइफ को बड़ा डेंजर है इस घोस्ट नेट से। आपने पढ़ा जानवरों को इंजरी हो जाती है एंड व्हाट नॉट। वेज टू टैकल द प्रॉब्लम ऑफ घोस्ट नेट, नहीं इसमें तो पहले सारी प्रॉब्लम बता रखी है, टैकल के तो 5 बस 3 वेज बताइए हमारे को नीचे। तो द बेस्ट वन विल बी घोस्ट नेट्स अ मीनांस टू मरीन लाइफ। तो ये हो गया हमारा पैसेज सॉल्व। तो गाइस पैसेज आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला पैसेज पढ़ोगे और स्टार्टिंग के 2-3 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर आप क्वेश्चन रीड करना, ऊपर जाना, पैसेज पढ़ना, क्वेश्चन रीड करना, ऊपर जाना, पैसेज रीड करना, एंड मेरे भाई बहन आप आंसर्स लिख पाओगे जब आप पैसेज को अच्छे से समझ चुके होगे। तो अभी जो ये वाला पैसेज तो मैंने आपको करवा दिया है, अब जो अगला पैसेज है आई वॉन्ट कि आप जल्दी से इस वाले पैसेज को ना सॉल्व कर लो अच्छे से, और जब मैं थोड़ी देर बाद लाइव आऊंगी तो मैं आपको ये वाला पैसेज सॉल्व करवाऊंगी एंड वी विल डिस्कस इट। ओके, तो अभी के लिए आप लोग ये वाला पैसेज सॉल्व करो और जो है आंसर एक बार ना देखो, एक बार ने आपने अभी सुन लिया मेरे से, यू थिंकिंग दैट हो जाएगा, बट जब तक खुद से करके नहीं देखोगे तब तक नहीं बिल्कुल श्योरिटी आती है। तो जो ये नेक्स्ट वाला पैसेज है, इसमें इसी ट्रिक से आपको देखो, इसमें ना एक चार्ट भी दे रखा है, एग्जाम में भी ऐसे ही आएगा, 2 पैसेज आएंगे, बस एक में चार्ट होगा या कोई ग्राफ दे रखा होगा, उसके बेसिस पे क्वेश्चन होंगे। तो अब इसी के बेसिस पे एक पैराग्राफ आप खुद कीजिए एंड जो है ट्रिक बिल्कुल सेम रहेगी। आपको पढ़ना है, ऊपर से समझना है और जो है और उसके बाद एक के बाद एक आंसर सॉल्व करने हैं। मैंने इसको सॉल्व कर रखा है, मैं आपको कराऊंगी तब जब आप पहले एक बार इसे सॉल्व कर लो और फिर हम इसे डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो विद दिस
हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। एंड अगर कोई क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में मुझे बता सकते हो। एंड गाइज प्लीज़ एक बार ज़रूर जाके चैनल को चेक कर लो। अभी भी अगर गाइज ऐसा कोई चैप्टर है आपको नहीं आ रहा, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो गो एंड अटेंड द लेक्चर्स दैट आई हैव प्रोवाइडेड यू। वन शॉट लेक्चर्स है। और जो एक और बात मुझे बतानी है आपको, जो MCBS एक्सट्रैक्ट क्वेश्चन है ना, उनके लिए आप जितना अच्छे से चैप्टर्स पढ़ोगे उतना आपको हेल्प मिलेगा। पोएटिक डिवाइसेस, करेक्टर स्केचेस, वर्ड मीनिंग्स पढ़ो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और अनसीन पैसेज के लिए इन ट्रिक्स को ध्यान रखना, उस वाले भयंकर क्वेश्चन वर्ड को ध्यान रखना, उस पर वोकैबुलरी क्वेश्चन बनेगा। एंड रीड द पैसेज एंड सॉल्व द आंसर। तो मैं चलती हूँ, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।